morning, student of class 8 and 9. In my previous class, we start second chapters of chemistry, that is chemical combination. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट किया था. टुडे आई विल स्टार्ट लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लेट ओपन योर बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 12. बच्चों, जब इब्तिदा में साइंटिस्ट को केमिकल चेंज के बारे में पता चला तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इन तब्दीलियों के बारे में जानने की कोशिश की. सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस को डिफ़ाइन करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए वो लेवाइजर थे. लेवाइजर ने मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन किए और इनके दौरान इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंसेस का वेट मालूम किया और इसने ऑब्ज़र्व किया कि किसी केमिकल रिएक्शन को अगर किसी क्लोज सिस्टम यानी एक ऐसे सिस्टम में किया जाए जिसको कंप्लीट तौर पे जहाँ से कोई चीज़ ना तो बाहर आ सके और ना ही अंदर जा सके, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान वज़न में तब्दीली नहीं होती. सबसे अहम केमिकल रिएक्शन जो लेवाइजर ने किया वो डीकम्पोजिशन ऑफ रेड मर्करी ऑक्साइड था. यानी मर्करी जो कि एक मेटल है, उसका ऑक्साइड जो कि रेड कलर का होता है उसको डीकम्पोज किया गया. डीकम्पोजिशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके दौरान एक चीज़ टूट के एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाती है, जिसके नतीजे में इस डीकम्पोजिशन के नतीजे में मेटेलिक मर्करी यानी मर्करी मेटल की फॉर्म में हासिल हुई और साथ ही साथ एक गैस बनी जिसको लेवाइजर ने ऑक्सीजन का नाम दिया. लेवाइजर ने अपने रिजल्ट को एक लॉ की शक्ल में प्रेजेंट किया जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास इज नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. यानी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एक सूरत हो सकती है कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाए. दूसरे अल्फाज में इस लॉ को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो पहले से मौजूद चीज़ें होती हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है और जो बाद में केमिकल रिएक्शन के बाद चीज़ें बनती हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है. तो उसके मुताबिक किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले से मौजूद सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट का मास और केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर होता है. To prove law of conservation of mass, let's consider a simple examples of formation of water. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का केमिकल रिएक्शन से वाटर बनता है और अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का वेट रिएक्शन से पहले और बाद में मालूम करें तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि मास में कोई तब्दीली नहीं होती, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है. अब हम इस लॉ को अपने एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस पे अप्लाई करते हैं. आयरन के एक पीस का वेट रस्टिंग के बाद ज़्यादा हो जाता है. क्या ये लॉ फेल हो गया? नहीं बेटा, इसकी वजह हवा की वो ऑक्सीजन है जो आयरन के साथ मिलकर रस्ट बनाती है, Fe2O3 बनाती है और वज़न में इजाफा रस्टिंग में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन की मिकदार के बिल्कुल बराबर होती है. इसकी एक और एग्जांपल्स जो है वो है कैंडल वैक्स के जलने के बाद वेट कम हो जाता है. क्या ये लॉ फेल हो गया? नो. कैंडल वैक्स एक हाइड्रोकार्बन है जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाती है और कुछ रिमेनिंग मास भी देती है. अगर हम इन सब का मास एक क्लोज सिस्टम में मालूम करें तो फाइनल वेट और इनिशियल वेट यकीनन बराबर ही होंगे. तो इसका मतलब है कि हमारी डेली लाइफ में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यकीनन प्रूव्ड है, करेक्ट है और हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट. 1785 में दिए जाने वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक जर्मन केमिस्ट ने प्रैक्टिकली वेरीफाई किया और इसके लिए लैंडोल्ट ने 15 मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन को बहुत मेहनत के साथ स्टडी किया. इस एक्सपेरिमेंट में लैंडोल्ट ने अल्फ़ाबेट H शेप का अपैरेटस इस्तेमाल किया. इसी वजह से इसके एक्सपेरिमेंट को H ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. अब हम लैंडोल्ट के एक्सपेरिमेंट को डिफ़ाइन करेंगे. लैंडोल्ट ने एक H शेप ट्यूब ली और इसके एक लिम जिसको
हम लिम्ब ए कह सकते हैं। इसमें इसने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और दूसरे लिम्ब जिसको हमने लिम्ब बी का नाम दिया, इसमें उसने HCl लिया। इसके बाद ट्यूब के दोनों एंड को सील यानी क्लोज कर दिया ताकि अंदर से कोई चीज़ बाहर और बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आ सके, यानी हम अपन एक क्लोज सिस्टम की तरफ आ गए। फिर लैंडोल्फ ने इस ट्यूब के वेट इतिहास से इस तरह मालूम किया कि दोनों सॉल्यूशन मिलने ना पाए। इसके बाद इसने एच ट्यूब को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि दोनों रिएक्टेंट आपस में अच्छे तरीके से मिल जाएं, केमिकल रिएक्शन हो जाए, जिसके नतीजे में वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बनी। खूब अच्छी तरह मिक्सिंग के बाद इसने ट्यूब का दोबारा वेट किया। इसने देखा कि मिक्सिंग से पहले और बाद में एच शेप ट्यूब के वेट में कोई तब्दीली नहीं आई। इस तरह लैंडोल्फ ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर दिया, दैट इज टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास बराबर होते हैं और इनमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती।